सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो व्हाइट किरिन लिटिल बनी के पास चला गया था, जिससे शियाओ सोच रहा था कि हो सकता है कि लिटिल बनी फ्लावर गर्ल का ही पुनर्जन्म हो। होंग्यू और उसका साथी भी उस व्हाइट किलिन को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उसने लिटिल बनी पर हमला करने की कोशिश की, पर शियाओ से प्रोटेक्ट कर रहा था और निंगचुआन ने तियानलोंग को मार डाला। और अब निंगचुआन खुद अपनी किलिन एनर्जी को जागृत करके व्हाइट किलिन को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर होंग्यू ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने लिटिल बनी को मारने की कोशिश की थी, पर शियाओ ने आगे आकर उसे बचा लिया और वो उस स्पीयर की 10,000 इमोर्टल गोल्डन पपेट से फाइट करने लगा। शियाओ आसानी से उस पपेट के वार को रोक पा रहा था और उसने अपनी डालू इमोर्टल स्वॉर्ड में उस इमोर्टल मेटल को एजो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे डालू इमोर्टल स्वॉर्ड की पावर काफी बढ़ चुकी थी। निंगचुआन भी शियाओ को सिंफुल ब्लड बोलकर भड़का रहा था, जिससे वो दोनों लड़ने को तैयार हो गए, पर थर्ड एल्डर वहां आ चुके थे जिन्होंने उन्हें लड़ने से रोक लिया और वो वापस से एशियन सिटी जाने के लिए निकल गए थे। सभी डिसेबल अब टेलीपोर्ट एरे की मदद से एशियन सिटी के पास मौजूद टाउन में आ चुके थे। लिटिल बनी निंगचुआन को चिढ़ा रही होती है क्योंकि वो व्हाइट किलिन को हासिल नहीं कर पाई। थर्ड एल्डर सभी से बोलते हैं कि मैं व्हाइट किलिन के मास्टर को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि इसके साथ कुछ चर्चा कर सकूं, और तुम सभी को यहीं रहकर मेरा इंतजार करना होगा। याद रखना कि कोई भी आपस में फाइट नहीं करेगा क्योंकि आपसी लड़ाई का कोई फायदा नहीं। और वहां से चले जाते हैं। वो जानते थे कि शियाओ और निंगचुआन लड़ना चाहते हैं। काओ युशेंग बोलता है कि ये सब कितना ज्यादा अजीब है। लिटिल बनी ने उस व्हाइट किलिन को हासिल कर लिया और उसे अब एकेडमी का फुल सपोर्ट मिलेगा। निंगचुआन को इससे काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता और वहां से निकल जाता है। अब हमें उस टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। फेरी उचन एक पिलर पर बैठकर कल्टिवेशन कर रही होती है। शियाओ और काओ युशेंग भी वहीं मौजूद थे। तभी उन्हें वहां किसी के आने का एहसास होता है, जो और कोई नहीं बल्कि फेरी उचन की दूसरी बॉडी किंगी होती है। फेरी उचन उसे देखकर काफी गुस्सा हुई, पर वो शियाओ की वजह से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। शियाओ उसे देखकर शर्माता हुआ उसके पास जाता है और कहता है कि किंगी, तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया, तुम अब कैसी हो? वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो वहाँ फेरी उचन को देखकर कहती है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पर कोई मुझे टॉप पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। किंगी की पावर काफी बढ़ गई है, इसीलिए इसे आसानी से सुलझाना संभव नहीं होगा। ये सोचकर फेरी उचन परेशान थी। शियाओ किंगी से कहता है कि क्या इस फेरी उचन ने तुम्हारे लिए फिर से मुसीबतें खड़ी की? किंगी कहती है कि कोई बात नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया। शियाओ कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंगी उसे कहती है कि ये सब अतीत की बातें हैं, इसीलिए अभी के लिए तुम इसे भूल जाओ। पर शियाओ फेरी उचन को जलाने के लिए किंगी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम पुराने कर्जे को चुकता नहीं करना चाहती? और तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं एशियन बैटलफील्ड में नंबर 1 हो सकता हूँ तो हम साथ होंगे। फेरी उचन को भी ये सब फील हो रहा था क्योंकि किंगी भी उसकी सेकेंडरी बॉडी थी, इसीलिए वो शियाओ के पास आ जाती है और कहती है कि इसे जाने दो, तुम अभी वैसे भी निंगचुआन के साथ परेशानी मोल ले रहे थे। अगर किंगी तुम्हारे साथ होगी तो ये प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, इसीलिए तुम इस गलत व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती हो? ये हमेशा किसी न किसी से लड़ता रहता है। अब हम जल्द ही एशियन सिटी के गेट में प्रवेश करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें सीरियस होकर आगे बढ़ने का ध्यान देना चाहिए। शियाओ किंगी को टेलीपैथी पावर के थ्रू बोलता है कि तुम अभी आगे मत बढ़ो और सिर्फ मेरे साथ रहो, मैं बस इसे थोड़ा चिढ़ाना चाहता हूँ। और वो फेरी उचन से बोलता है कि तुम किंगी की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं और किंगी साथ रहकर क्या क्या कर सकते हैं। तुम अगर नहीं चाहती कि मेरे टचेस तुम्हें भी फील हो तो तुम हमसे दूर रहो। फेरी उचन को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। किंगी शियाओ से थैंक्स बोलती है कि तुम्हारी वजह से अब ये कुछ वक्त के लिए मेरे करीब नहीं आएगी। शियाओ कहता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और मेरे होते हुए वो फेरी उचन तुम्हें धमका नहीं सकती। तभी वहाँ शियाओ का भाई किनहाओ भी आ जाता है, जो अपने भाई से मिलने आ रहा था। शियाओ भी उसे देखकर खुश हुआ और वो भी उसके पास आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो माता पिता के पास होना चाहिए था। किनहाओ बोलता है कि भाई, मैं भी खुद को साबित करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी ताकत के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। शियाओ कहता है कि ठीक है, अब हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तभी वहाँ मौजूद दो पेटिशनर कहते हैं कि ये किनहाओ इस हुआंग का ही छोटा भाई है। मैंने सुना कि ये कभी साथ नहीं रहे और इनके बीच काफी गलतफहमियां थी, बस ये दूसरे लोगों को सामने अपने प्यार का दिखावा कर रहे हैं। शियाओ
गुस्से में अपनी एनर्जी को वहाँ स्प्रेड करता है और बोलता है कि तियानशिन एकेडमी में प्रवेश करने के बाद शायद अब भी कुछ लोग हैं जो मेरे साथ परेशानी खड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हारा अंत तक साथ दूंगा। इससे वो दोनों पेटिशनर काफी डर गए। अब वहाँ पर थर्ड एल्डर भी आ जाते हैं जो कहता है कि अब एशियन वर्ल्ड में जाने का वक्त हो चुका है, वो दुनिया अब मुझे सेफ नजर आ रही है, इसीलिए हम वहाँ पर जा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग एशियन सिटी के बाहरी इलाके में आ चुके होते हैं। शियाओ भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था। थर्ड एल्डर भी वहीं मौजूद होते हैं जो अपने पास से 3 वेदी अवशेष को बाहर निकालते हैं। वो तीनों पीस उस सिटी के गेट में एंटर करते हैं और अंदर जाने का रास्ता खोलने लग जाते हैं। और अब इस प्रोसेस की वजह से इंपियल पास गेट पर मौजूद डीमन सरप्रेसिंग किंग कॉन्ग बॉडी जागृत होने लगती है। दोनों बॉडीज ने अपने ट्रेजर वेपन की मदद से वहां मौजूद सभी डिसेबल के नीचे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो सभी टेलीपोर्ट होकर अब अंदर जाने लग जाते हैं। सभी अब एशियन बैटलफील्ड पर आ जाते हैं जहां चारों तरफ प्राचीन लड़ाई के अवशेष मौजूद थे। शियाओ कहता है कि यह जगह जरूर एक अंडरग्राउंड पैलेस होगा। थर्ड एल्डर बोलते हैं कि इस जगह पर अंतहीन खतरे छिपे हुए हैं और वो अपने मिरर में देखकर सभी को बताते हैं कि आगे एक ग्रेट वॉल मौजूद है, पर पहले तुम सभी को यहाँ स्टोन टेबलेट की तलाश करनी होगी और यहाँ मौजूद एशियन कोवेनेंट यानी प्राचीन शब्दों को समझा जा सकता है। पर इस जगह पर कई सारे बिग क्रैक भी मौजूद हैं जिनमें तुम गलती से भी मत गिरना, क्योंकि इससे तुम बॉर्डर के दूसरी तरफ भेज दिए जाओगे, यानी कि तुम दुश्मन की दुनिया में प्रवेश कर जाओगे। अब वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और शियाओ पुरानी बातों को सोचने लगता है कि मुझे उस लड़की ने उन लोगों के बारे में बताया था जो एशियन कोवेनेंट से जुड़े हुए थे। फिर आखिर वो सभी लोग कहाँ होंगे, क्या वो सभी मर चुके हैं? पर तभी वहाँ मौजूद एनर्जी शियाओ की बॉडी में एंटर करने लगती है और उसे इस दुनिया की दूसरी जगह पर लेकर जाने लगती है। थर्ड एल्डर को भी इसका एहसास हो जाता है कि दिव्य विचारों की वजह से शियाओ को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है और वो पतली हवा में कहीं गायब हो गया और वो उसे रोक नहीं पाते। शियाओ वर्चुअल स्पेस के जरिए दूसरी जगह पर जा रहा होता है और अब वो एक मिस्टीरियस एलियन स्पेस कॉर्प्स गोर्ज में पहुंच जाता है। शियाओ को कुछ समझ नहीं आता, तभी अचानक उसके सामने एक जायंट कोल्ड्रेन नजर आती है। शियाओ को याद आता है कि यह तो वही कोल्ड्रेन है जो उसने क्रिएशन सोइल को हासिल करते वक्त देखा था, जिसके चारों ओर प्राचीन ब्लड मौजूद था और उस पर कई सारे प्राचीन ग्रंथों के शब्द लिखे हुए थे। शियाओ कहता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला, ये एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है और इसके आसपास जो ब्लड मौजूद है वो जरूर पीयरलेस मास्टर के द्वारा छोड़ा हुआ होगा और इस पर जो शब्दों को केरा गया है जो आज से पहले कभी नहीं देखा। शियाओ को उस कोल्ड्रोन के अंदर ऐसी एनर्जी फील हो रही थी जैसे वो दुनिया को नष्ट कर सकती हो। शियाओ कहता है कि मैंने लियू शेन से तुम्हारे बारे में पूछा था, उन्होंने बताया कि तुम इस युग के नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम किसी लिए यहाँ हो। पर तभी वहाँ तेज उतार चढ़ाव आने लगते हैं। शियाओ हैरान था कि उसके सिर्फ एक सवाल से इस दुनिया में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है और एक सवाल इतनी सुप्रीम लेवल की थंडर को कैसे आकर्षित कर रहा है। शियाओ को थंडर विजन आने लगते हैं जिनमें वो फ्यूचर की एक झलक देखता है जिसमें दुनिया नष्ट हो रही थी और उसके सभी दोस्त मारे गए, यानी वो दुनिया के अंत को देख सकता है और खुद को वही महसूस कर रहा था। शियाओ सोचता है कि यह सब नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही इस जगह पर गिर नहीं सकता और मैं नहीं मानता कि यही दुनिया का अंत है और वो अपनी पावर को वहाँ फैलाने लगता है। वो बेतुके भाग्य पर विश्वास नहीं करता और विश्वास करता है कि वो एक दिन सब कुछ बदल देगा और इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लेगा ताकि वो प्राचीन काल से लेकर फ्यूचर के सभी दुश्मनों को पराजित कर सके। उसके इसी विश्वास की वजह से वो उस जगह से बाहर निकल जाता है और एक अलग ही जगह पर पहुंचता है जहां उसके सामने फ्यूचर का वही मास्टर आता है जो शियाओ के ब्लड को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। शियाओ लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये वही मास्टर था जिसकी शियाओ ने झलक देखी और उसने फ्यूचर की लड़ाई को खत्म किया। वो शियाओ को अपने पास बुला रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है जो इन सब के साथ जुड़ी हुई है। शियाओ इसके लिए बिल्कुल तैयार था और वो मास्टर जो उस त्रिपोर्ट कोल्ड्रेन में मौजूद था वो एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल की वजह से दूसरी दुनिया में जाने लगता है। शियाओ भी सच्चाई जानने के लिए उस दुनिया में चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। टेक केयर, गुड बाय।